अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं हमारे संरक्षक डॉक्टर सुभाष गौतम सर जी का, जो वो ऐसे कार्यक्रम हमेशा ऑर्गेनाइज करते रहते हैं और हम लोगों को एक अच्छा अवसर देते हैं कि हम अपने आप को वहां प्रस्तुत कर सकें और नए नए लोगों से मिल सकें और उनकी भावनाओं से, उनके शब्दों से ओतप्रोत कर सकें स्वयं को। तो मैं सभी का स्वागत करते हुए आज के इस कविता पाठ को, आज के इस पावन अवसर को इस मोहब्बत के सप्ताह में आगे बढ़ाते हुए हमारी आज की शिक्षिका श्रीमती कंचन भारद्वाज जी का स्वागत करता हूँ और उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो आरंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल। मैं शुरू करती हूँ बसंत पर। चूंकि आपका शीर्षक भी था तो एक कविता मेरे पास बसंत पे है, कभी मैंने लिखी थी, और उसके बाद दूसरी कविता सुनाऊंगी गुलाब पर। क्योंकि जब आप कह रहे हैं कि ये बसंत का महीना है, प्रेम का महीना है, तो बोलिए गुलाब बाजार से गायब हो जाते हैं और गुलाबों के प्रति बड़ी भावना है। तो मैं एक स्त्री होते हुए मुझे बसंत कैसे दिखता है और गुलाब के प्रति मैं कैसे सोचती हूँ, या शायद मैं तो क्या कोई और भी हो सकता है ऐसे सोच सकता होगा। तो मैं शुरू करती हूँ बसंत से। बसंत मेरी चेतना में रमता है, बसंत मेरी चेतना में ऐसा रमता है जो पतझड़ों को भी हंसा सकता है। बसंत मेरी अपनी आवाज में इतना खिलता है जो तुम्हारी खामोशी को भी संगीत दे सकता है। बसंत मेरे बोलते हुए शब्दों में है जो कोरे कागज को कविता दे सकता है। बसंत तो मेरी हर रंगत में है जो हर सांस में ऐ पतझड़ों, ऐ पतझड़ों तुम सुनो जरा ध्यान से, तुम्हारे पत्ते समेट कर मैंने अपने दरवाजे के बंधन वार बना लिए हैं। मरी हुई खाल को मढ़कर मैं तबला बजाती हूँ और इन दिनों सारी सूखी लकड़ियों से एक नई वीणा बनाकर उनके पेड़ों का पुराना संगीत बनाने में लगी हूँ। इसी का एक दूसरा पार्ट है। पत्ते झरते हैं तब पेड़ ठूठ हो जाता है, पत्ते झरते हैं तब पेड़ ठूठ हो जाता है। स्त्री प्रेम के पत्तों को पहचानती है। प्रेम नदी की लय में, हवा के झोंकों में, रात की चांदनी में, पलकों पर पड़ती धूप में, उसके अपने हृदय में है। उसकी आंखें लाल, मुंह पीला, पीठ नीली किसी की कविता में हो सकती है, किसी के चेहरे पर दिख सकती है, लेकिन तुमने देखा नहीं कि उसके सपनों का रंग बसंती है, उसकी ख्वाहिशों का रंग धानी है। स्त्री अपने आंसुओं से भी बियाबान सींचने का हुनर जानती है। खूबसूरत पत्तों के टुकड़ों से कथरी सीकर अपनी ठंड दूर कर सकती है। पुराने जायके के स्वाद को याद करके नए बेस्वाद खाने को भूल सकती है। सूखे फूलों की पत्तियों को काढ़कर नई कोपलों की कथाएं लिख सकती है। स्त्री का बसंत उसके भीतर, उसके खुद के रोमांच से घट सकता है। अपने बसंत में वो खुद लहलहाती है। तो ये बसंत कविता है। और दूसरी कविता में लाल गुलाब। मुझे चांद नहीं चाहिए तुमसे। अक्सर आपने सुना होगा कि लोग चांद तारे तोड़ लाने की बात करते हैं। मुझे चांद नहीं चाहिए तुमसे, ना ही कोई लाल गुलाब। गुलाबों की खेती तो मैंने कर ली है और चांद की ओर मैंने कदम बढ़ा दिए हैं। ना मेरे होठों को गुलाबी पंखुड़ियां कहो, ना मेरे होठों को गुलाबी पंखुड़ियां कहो, ना अपनी उंगली से मुझे चांद का ख्वाब दिखाओ। मेरे होठों में सवालों के कांटे हैं, मेरे होठों में सवालों के कांटे हैं और मेरे ख्वाब में मेरा अपना पूरा आसमान। मैं सिर्फ गुलाबी लाल रंग कब तक पहनूं? तुम मेरे लिबास का रंग न तय करो। स्त्री तो तुमने रच ली जो खुलेआम तुमसे प्रेम करे।
तुम मेरी आंखों में न देखो, न रंग भरो मुझ में, एक अपना नया चित्र खींचो, कोई नई बात बोलो। नहीं चाहिए मुझे तुमसे कोई गुलाब, न कोई चांद, न रंग, न कोई ख्वाब, न कोई स्वप्निल प्रेम कथा, न अपने लिए चाहिए तुम्हारी रची कोई भाषा। मैं एक नई भाषा के साथ तुमसे संवाद करना चाहती हूँ। तो ये दो कविताएं तो वो है जो प्रसंग आपने छेड़ा। इसके बाद मैं लड़कियों को बहुत ध्यान से देखती हूँ और बीइंग अ वुमेन बहुत सारे अनुभव भी हैं। तो लड़कियों पर बहुत सारी मैंने कविताएं लिखी हैं, उसमें से 2-3 मैं आपको अभी सुनाऊंगी। पूरी एक लंबी सीरीज है, शायद कभी कोई संग्रह भी इसी नाम से आए। बहुत मैंने अक्सर देखा है कि जो कवि हैं वो लड़कियों के प्रेम पर बहुत बात करते हैं, पर पता नहीं शायद पूछते भी हैं लड़कियों से कि नहीं कि कैसा है तुम्हारा प्रेम। तो मैंने कुछ राज खोलने की कोशिश की है, हो सकता है इससे पता चल जाए किसी को। बहुत जी, बहुत खूब, बहुत खूब। लड़कियों की किताबें कवर चढ़ी होती हैं, लड़कियों की किताबें कवर चढ़ी होती हैं, किताबों के भीतर रख लेती हैं वे अपना प्यार। लड़कियों की बालों से लट निकली होती है, बालों से निकली लट को चिपका लेती हैं गाल से, और उनके गाल से चिपका होता है उनका प्यार। लड़कियां अपनी चाय का रंग खुद तय करती हैं और अपनी चाय के रंग में घोल कर पी लेती हैं प्यार। लड़कियां अपने रंग को खास बनाती हैं। हाँ, लड़कियों के पर्स में कई डिब्बियां होती हैं, अपने पर्स की डिब्बियों में न जाने कितनी बार खोलती बंद करती हैं प्यार। प्रेम पर लिखने वालों, तुम्हें पता भी है लड़कियां कहाँ कहाँ छुपा लेती हैं अपना प्रेम। तुम उन्हें गुलाब और गुलाबी गालों में तकते हो, किताब के सूखे फूलों में चुनते हो। तुम्हें क्या पता लड़कियां प्रेम में कहाँ कहाँ होती हैं तुम्हारे ही भीतर, तुम्हारी चाय के कप में, तुम्हारी बालों की लट में, तुम्हारे कंधे की छाव में, तुम्हारी उंगली के पोर में, तुम्हारे कदमों की आहट में। लड़कियां नहीं होती सिर्फ सुर्ख गुलाब और गुलाबी गालों में, न किताबों के पन्नों के बीच रखे हुए सूखे फूलों में। जैसे रख लेती हैं अपने कानों के संगीत में अपना प्यार, तुम उन्हें अपने कैनवस के रंगों में उतार लो। प्रेम की कलम को थामने से पहले, प्रेमिका के दिल की झंकार से पहले, जरा जान लेना दिल थाम कर कि लड़कियां कहाँ कहाँ छुपा लेती हैं अपना प्रेम। तुम्हें कुछ पता भी है? वाह वाह, बहुत खूब। एक शेर याद आ गया कि नहीं बताया उसने कभी अपने ख्वाबों को हमें, शायद उसका इश्क हमारी समझ से परे था। हाँ, अभी एक और यही बताने जा रही हूँ, समझना मुश्किल है। इसका शीर्षक है, शायद ये हो, मैंने शीर्षक रखा तो नहीं। प्रेम बहुत करती हैं लड़कियां। प्रेम बहुत करती हैं ये लड़कियां। प्रेम के लिए ये लड़कियां घर परिवार छोड़ देती हैं। नहीं, ये प्रेम के लिए नहीं छोड़ती कुछ भी। शायद कोई घर ना होने के कारण प्रेम करती हैं ये लड़कियां। प्रेम के कारण ये लड़कियां पढ़ाई तक छोड़ देती हैं। नहीं, प्रेम के कारण ये पढ़ाई नहीं छोड़ती। शायद पढ़ाई छूटने के दुख या भय ये पढ़ाई चलाए रखने की कोशिश में प्रेम करती हैं। प्रेम बहुत करती हैं ये लड़कियां। प्रेम के कारण ये लड़कियां अपनी देह तोड़ लेती हैं। नहीं, शायद ये अपने खोखले होते मन को जिंदा रखने की खातिर अपनी देह तोड़ती हैं। प्रेम बहुत करती हैं ये लड़कियां। प्रेम के कारण ये सब कुछ छोड़ देती हैं। नहीं, शायद ये खुद के छूट जाने के कारण सब कुछ छोड़ देती है। तितलियों के पीछे भागते भागते ये बारिश की बूंदें पकड़ने लगती हैं। ये धुआं लूटती हैं दोनों हाथों से, धुआं मुंह में खाने लग जाती हैं, हवाओं से गले मिल मिल रोने लग जाती हैं। कितनी ही बार बादलों में छिपी मिल जाती हैं लड़कियां। झूठ मूठ का गुड्डे गुड़ियों का खेल खेलने वाली ये लड़कियां पूरा जीवन एक मीठी नींद के सपने सा गुजार लेने की खातिर प्रेम करती हैं ये लड़कियां। वे प्रेम बहुत करती हैं ये लड़कियां। शायद नफरतों को प्रेम में बदलते हुए धुआं भनती आग को अपना परचम गीत बनाने की खातिर प्रेम करती हैं ये लड़कियां। ये प्रेम बहुत करती हैं लड़कियां। बहुत खूब, वाह वाह।
हाजी बात तो कहते हैं ना कि ये लड़कियां स्कूल में कितनी पागल होती है, फोन बजा और चूल्हा जलता छोड़ दिया। सही बात है। और जब लड़कियां प्रेम करती हैं तो प्रतिक्रिया मिलती है, तो उस पर भी मैंने कुछ लिखा है। वो प्रेम लिख रही थी, प्रतिक्रिया मिली क्रांति लिखो। वो प्रेम लिख रही थी, प्रतिक्रिया मिली क्रांति लिखो। वो क्रांति करने लगी, वाह वाह। प्रतिक्रिया मिली प्रेम करो। वो बायो पढ़ने लगी, प्रतिक्रिया मिली आध्यात्म जियो। अब वो घुंघरू की दुकान खोलकर बैठ गई, प्रतिक्रिया नहीं मिली। इस बार कला जागी थी, पोस्टर बनने लगे, कविताएं छपने लगी। घुंघरू की दुकान के सामने खड़ी स्त्री ने अचानक ब्रेकिंग न्यूज का बैकग्राउंड म्यूजिक बदल दिया और इन दिनों गिफ्ट में घुंघरू का चलन निकला है। तो ये प्रतिक्रिया थी। कुछ बहुत और सब लोग सोचते हैं कि कविताओं में क्रांति होने से जीवन में भी क्रांति आ जाती है। ऐसा भी होता नहीं है। मैंने बहुत बार देखा है, 3 पग में पूरी धरती नापने का सपना संजोने वाली औरत, 3 पग में पूरी धरती नापने का सपना संजाने वाली औरत असल जिंदगी में एक सड़क तक अकेले पार नहीं करती। जब आदेश मिलता है तो अकेली होने पर जहरीले जंगल में भी पाल पोस कर तैयार कर देती है 2 योद्धा। फिर जब आदेश मिलता है तो अग्नि परीक्षा देने का, तो धरती फोड़ उसमें समा जाने का हौसला भी रखती है। और हौसले के कारण तो टांग काट दिए जाने पर भी एक औरत एवरेस्ट पर चढ़ गई। हौसले के कारण एक औरत धरती में समा गई और एक औरत ने गायब कर दी सारी सड़कें अपने ख्वाब में और नाप ली सारी धरती 3 पग में। 3 पग में धरती नापने वाली औरत अपनी खिड़की से सड़क का चांद पार नहीं ताका करती। 3 पग में धरती नाप लेने वाली औरत अपनी खिड़की से सड़क पार का चांद नहीं ताका करती। वो भर लेती है अपनी दोनों आंखों में चांद और सूरज एक साथ। उसके हाथों की उंगलियों से एक साथ झर उठते हैं आकाश के टिमटिमाते तारे। जुगनुओं से भर गया है मेरा अहाता, किसी भैरवी की नई बंदिश अभी उठने को है। हौसलों का डमरू मेरे बादलों में गूंजता है, आहटों के तांडव से थिरक उठता है कोई नटराज अपनी नई मुद्रा लिए हुए। वाह। बहुत बार मैंने सुना है, पढ़ा है, आप लोगों के भी अनुभव होंगे कि लड़कियां आग से गुजर जाती हैं। ये आग से गुजर जाना लड़कियों के लिए मुहावरा नहीं है केवल, वो सचमुच देह के मन के साथ भी आग से गुजरती हैं। आग बहुत तरह की है। तो मैंने एक कविता लिखी, अग्निशिखा। अग्निशिखा बन गई हैं इस देश की लड़कियां, जिनको जलने का अनुभव बहुत बहुत पुराना है। पार्वती जली थी, शक्तिपीठ साक्षी हैं। पति का अपमान वे ना सह सकी, लेकिन पांडव नहीं जले थे पत्नी के अपमान पर। पांडव पति नहीं जले थे पत्नी के अपमान पर। भाई की आज्ञा का पालन करते हुए होलिका भी जली थी। ना जलने के वरदान के बावजूद जल गई थी। अपमान से बचने को जल गई स्त्रियां एक साथ और पद्मिनी के जौहर की कथा में समा गई। दशरथ की माताएं नहीं जली थी दशरथ की मृत्यु पर, लेकिन सीता की अग्नि परीक्षा में जलकर बचने की कथा है। और फिर सीता धरती में धंसकर गायब हो गई। रूप कंवर जली थी हमारे समय में, रूप कंवर जली हमारे समय में। और दहेज के स्टोव ने तो अनगिनत लड़कियों को जिंदा जला दिया। एसिड से जलाई जा रही हैं लड़कियां। और अब तो रात के अंधेरे में मिट्टी के तेल की मदद से सुरक्षित घेरे में जलकर राख हो रही हैं लड़कियां। दिन के उजाले में, गृहस्थी की आंच में दिन रात सुलगती लकड़ियों सी धुधुआती हैं लड़कियां। दिन रात सुलगती लकड़ियों सी धुधुआती हैं लड़कियां। आग से खेलती हैं भीतर ही भीतर, जैसे वे जिंदा ही
अग्निशिखाएं बन रही हैं जो रात के अंधेरे में जलती है। ठीक से देखो, कालिमा के बीच अंधेरे में प्रकाश खिल रही हैं अग्निशिखाएं। पहले सती होकर लकड़ियों पर जली, फिर दहेज की आग में स्टोव की आंच में जली, आजकल रात के अंधेरे में मिट्टी के तेल से जलती हैं। राख नहीं कहो उन्हें, राख नहीं कहो उन्हें, वे अग्निशिखाएं बन उठी हैं जो एक साथ अब आसमान में आग बरसाने के लिए तैयार हैं। वे अग्निशिखाएं हैं, अपनी लपटों में जलने का ताप समेटे हैं। इस ताप से कोई लंका तो जरूर जलेगी और जलेगा कोई दुशासन भी। ये सदियों से इकट्ठा ताप है, इसकी लपटें खूबसूरत हैं, आग का दरिया बन एक साथ बह रही हैं इस देश की अनगिनत अग्निशिखाएं। वाह, अद्भुत। बहुत अच्छा मैम, मजा आ गया। अद्भुत मैम, अद्भुत। हर शब्द से भाव प्रकट हो रहे हैं। एक चीज मैम कहना चाहूंगा कि हो सकता है थोड़ी वाहवाही हम लोग इस वक्त कम कर रहे हों, पर जो महसूस कर रहे हैं ना, कई बार शब्द नहीं आ पाते कहने के लिए। मैं जानती हूँ गहन तक जा रही है वो कविताएं। ये बहुत सही कहा तुमने वैभव, बहुत संवेदनशील। गजब के मजा आ रहा है एकदम। पूरा एकदम मतलब एहसास होने लगा कि चीजें जो हो रही थी पिछले समाज में। मैं उस्मान को देख पा रही हूँ। उस्मान मेरी क्लास का विद्यार्थी है। वाह वाह, क्या बात है। उस्मान का स्वागत है। थैंक यू उस्मान। तो अभी कुछ और सुनाऊं एक दो या बंद कर दूं? नहीं नहीं, अरे बिल्कुल बिल्कुल। अरे आपको सुनना। अब तो भावनाओं से चालू ओतप्रोत रहिए हुए मैम। हैं, आप जारी रखिए। वो बहुत बहुत स्लोगन है, बहुत रोष है, तो मैं समझती हूँ काफी होगा। कुछ आप लोग तो बसंत और प्रेम की कविताएं सुनना चाहेंगे इस वक्त, लेकिन मेरे पास बहुत ज्यादा बसंत और प्रेम की कविताएं नहीं है। कई बार आदमी प्रेम में क्रांति लिख देता है। प्रेम तो अपने आप। एक विनती ये करूंगा कि बसंत पंचमी के पर्व पर यदि आप कुछ कविता वगैरह आप सुना पाए तो फिर। हाँ, राहुल, ये पर्व ही चल रहा है, ये भी एक तरह का पर्व है। वो तो मनाओ तो हर दिन कोई न कोई पर्व होता ही है। हाँ, मैंने शुरू में एक कविता सुनाई थी। एक कविता झील पर है। मेरी एक दोस्त है जो टिहरी में रह चुकी है बहुत समय तक, और अगर आपको टिहरी के बारे में पता है तो वहाँ कैसे एक पूरा शहर डूब जाता है और एक झील बन जाती है। हाँ। तो मैंने जब ये बात समझी थी तो बहुत सालों बाद फिर एक बात आती है मन में कि स्त्रियों के मन में उनका जो मायका होता है वो कैसे झील की तरह उसके नीचे दब जाता है। एक सुंदर झील के नीचे दबता है उनका अपना शहर, अपना अपना घर। तो ये कविता में कुछ ऐसा भाव है, शीर्षक है झील पर फ्लेमिंगो आते हैं। एक सुंदर झील जहां आते हैं फ्लेमिंगो, झील के नीचे डूब गया है एक भरा पूरा शहर जो कभी खिलखिलाता था, जहां बजता था संगीत, गूंज थी घंटियों की, थाप थी तबले की, तीज त्योहार पर्व की रौनक थी, आंखों में सपने थे झिलमिल रंगीन। उन ब्याही लड़कियों का लम्हा लम्हा डूब रहा होता है भीतर मायके का शहर। खूबसूरत ग्रस्त के नीचे हर रोज देखती हैं ब्याही आंखें अपने डूबते शहर को। किसी तेज लहर का बहाव नहीं, लेकिन बहता है शहर उनकी रग रग में। कोई सड़क बहती नहीं, धंसता नहीं कोई मोहल्ला, सब साबुत जीवाश्म हैं। एक सुंदर झील के नीचे, झील के ऊपर खिले हैं कमल दल, झील के ऊपरी तल पर आते हैं फ्लेमिंगो। तो मेरी कविताओं में आपको तरह तरह से स्त्री ही मिलेगी। क्या बात है मैम। अभी अच्छा, थोड़ा सा कुछ विषय बदलने की कोशिश करती हूँ क्योंकि आप लोगों को इतना रोष बताना नहीं चाहते। नहीं, अरे ये बताएंगे नहीं तो ये लोग समझेंगे कैसे। अच्छा, तो अभी होली आने वाली है, एक कविता मेरी होली पे भी थी, पता नहीं कैसी लगेगी, फिर भी देखती हूँ। कोरा गुलाल।
बिल्कुल मैम, सुनाइए आप। मैम अच्छी ही होती है कविता यार, इतना सुना, इतना मजा आया, सुनाइए होली का भी। बर्फ से जमे तुम्हारे एहसास को पिघलाने होली की गुनगुनी हवा मचल मचल कर आई है। मेरा गाल सुर्ख हुआ है लेकिन मेरे हाथ का पीला गुलाल कोरा है। मैं टेसू का फूल बनूं अब और चेहरे सबके रंग आऊं। तुम बादल से रंग बन बरसो, मैं बन गुलाल अब उड़ आऊं। हुड़दंग आज मत मस्त खड़ा, झूम झूम फाग उठ गाता है। तुम बन पिचकारी बरस पड़ो, ये रंगा ख्वाब अब आता है। वाह, अद्भुत। अद्भुत मैम, अद्भुत। बहुत अच्छा। बहुत मुहावरा चलता है स्त्री के साथ कि ये घर तुम्हारा है, कि वो घर तुम्हारा है, बचपन से कि पति का घर तुम्हारा है। पति वो के ससुराल पहुंचती तो लगता है कि ये घर तो ससुराल वालों का है। तो मैं तो आजकल देखती हूँ कि स्त्रियां खुद ही अपना घर खरीद रही हैं, उसकी इंस्टॉलमेंट खुद ही भरती हैं। तो फिर मैंने लिखा है मेरा घर मेरा है। घर मैंने बनाया है मेहनत की कमाई से। घर के बाहर मेरा नाम और पता लिखा हुआ है, ठीक जैसे पिता के घर के बाहर पिता का नाम है। अपने लिए घर मैंने खुद खरीदा अपनी मेहनत के पैसों से। अब घर से निकाले जाने का कोई खौफ कभी होगा ही नहीं। मेरे पाँव की जमीन पक्की और मेरी पहचान अपनी है। बचपन से मालूम था कि पिता का घर पराया है, मेरा नहीं। बताया गया था औरत का अपना कोई घर होता नहीं। मैंने नहीं मानी बताई हुई बातें और बदल डाली वो जड़ भाषा। नेम प्लेट पर सजा है मेरा नाम और मेरा अपना वजूद है। लड़की को दहेज नहीं, उसके अपने मजबूत पांव मिले, जिससे नापी जाए धरती अपने पांव की जमीन तले। बेटी के सपने में सफेद घोड़े पर सवार घरवाला नहीं चाहिए, उसके सपने में अपनी राहें और अपनी पहचान का मुकाम होना चाहिए। पिता को घर बनाते और माँ को उसके लिए पैसे बचाते देखकर ही मैंने सीख लिया था अपना घर बनाना। अब कोई नहीं कहेगा कि औरत का कोई घर नहीं होता। सच ये है कि स्त्री को कोई घर देता नहीं है। स्त्री अपना घर खुद बनाती है, अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपने परिश्रम से। आज मैंने बनाया है, कल सब बनाएंगे। अब मेरा घर मेरा है, बाहर लिखा पता मेरा है। अब सब जानते हैं मुझे मेरे नाम से यहाँ। घर मेरी पहचान, मेरा साहस, मेरा वजूद है। हाँ, ये घर मेरा है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। आपकी एक कविता सुन के मुझे मन्नू भंडारी से जब मैं मिलने गया था एक बार उनका इंटरव्यू लेने, तो वो दिन याद आ गए। उन्होंने कहा कि जब मेरे सर के ऊपर छत हो गया तो मैं इस काबिल हो गई कि अब प्रेम को और उसको कैसे चलाना है, पति को। तो कोई नहीं, 10 साल का और वक्त है पुरुषों का। मैं यही उम्मीद करता हूँ, कुछ नहीं, 10 साल मैं ये मानता हूँ कि 10 साल मैं यही सपना देखता हूँ कि 10 साल और पुरुषों का टाइम है, उसके बाद से तुम्हारी कहानी खत्म। देखिए, अभी मैंने सिर्फ 10 कविताएं भी नहीं सुनाई और आप 10 साल की बात कर रहे हैं। अब मैं बंद कर देती हूँ, कुछ और सुनाएंगे तो आप कार्यक्रम ही बंद कर देंगे। जी नहीं मैडम, आपने जो बात कही घर से, मुझे महेश्वर तिवारी जी का एक शेर याद आ गया कि एक तुम्हारा होना क्या से क्या कर देता है, बेजुबान छत दीवारों को घर कर देता है। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थोड़ी सी लंबी है मगर इसमें बहुत सारे भाव एक साथ हैं। अच्छा, एक छोटी सी हल्की सी सुना देती हूँ, थोड़ी लाइट है। सुभाष जी परेशान हो गए मेरी कविताओं। नहीं, अरे कोई बात नहीं, मैंने तो चाहा ही था, मैंने कभी चाहा नहीं था कि मैं ऐसी कविताएं लिखूं कि लोग वाह वाह करें। मैं चाहती थी कि परेशान हो जाएं। और अभी तक भी मैं इनको इतना मुकम्मल नहीं समझती कि एक संग्रह निकाल पाऊं। तो अभी कोशिश में ही हूँ। बस हल्की सी सुना देती हूँ, एक छोटी वाली। सुबह सुबह की चाय के साथ अखबार नहीं कविता पसंद है, और रात को दुनिया भर की बेचैनी भरी खबरें भी जरूरी हैं। अधिकतर खबरें रुलाती हैं और बेचैनी से भर देती है मेरी रात। बम ब्लास्ट, हत्या, बलात्कार और आत्महत्या की खबरों से नींद बेचैनी भरी रोती है रोज। इसलिए सुबह सुबह कविता चाहिए जिससे दिन पूरा कविता में हो।
नहीं चाहती कि जब मिलूं किसी से तो चेहरा खबर की तलहटी में दबा और किसी बदहवास व्यवहार से हमें दबोच ले। कविता सांस का आवागमन करती है, कविता मुलायम हाथों से सहला देती है मन, इसीलिए हर सुबह कविता मेरी चाय का बिस्कुट है। बहुत खूब। वाह वाह। अब ये मैं 2 कविताएं थोड़ी सुना रही हूँ, लंबी हैं, जिसमें आपको कुछ खास तो नहीं मिलेगा लेकिन अपने आसपास बहुत कुछ जाना पहचाना दिखाई देगा। हर दिन हमारा है ये कहने के लिए ताकतवर बनो लड़कियों, अलगनी पर फटकार के फैलाए गए सूखे कपड़ों सा अपना बदन समेटती गई रात के बचे रह गए दर्द के निशान को देह पर सहलाती, बर्तन के भरे सिंक के झाग में गुम गए रिश्तों को तलाशती। औरत के मुंह का स्वाद कैसा कसैला हुआ होगा जब उसने औरत के ताकतवर दिन के संदेश मोबाइल पर जली हुई उंगलियों से छुए होंगे। दिन भर दफ्तर में काम करके लौटती थकी औरत घर के दरवाजे पर पहुंचते ही भूलना चाहती है अपनी थकान। उसके इंतजार में भीतर रोता है कोई बच्चा, क्या भूलूं क्या याद करूं के चक्कर में फंसी औरत। तारीखों को याद करके और सेल्फी फोटो अपलोड करके सब सच कहती है, क्या ऐसा है? कितनी औरतें बर्तन झाड़ू बच्चों के बहाने और घर की रोटी बनाने की खातिर जिंदा हैं और जो और कुछ जान ही नहीं सकती। कोई नया एक ताकतवर दिन उनके कठोर कवच को कब तोड़ पाता है? सिर्फ कोई कोई ही तो कलम उठाती है, तो कोई घुंघरू में ही मगन है, तो कोई कोई ही आसमान में भर लेती है उड़ान, कोई अकेले रह नहीं सकती है, कोई चंद तस्वीरें ही जी लेती है जश्न जिंदगी मनाने को। लेकिन बात बाकी कहने को बहुत कुछ शेष रहता है एक खास दिन के बाद भी। सुरक्षित घर, सड़क ना सही, उसे कोई गली ही मिले, गली की लड़की पर कोई कहानी तो कहे, और कुछ नहीं तो एक रैप बना दो ताकि नुक्कड़ की कोई लड़की गाए, अपना भी दिन आएगा। औरतों की हत्या होती है या वे आत्महत्या करती हैं, उनकी ट्रेनिंग शहीद होने के लिए नहीं होती, उनके मरने पर शहादत का दिन गर कोई है तो बच्चों के पाठों में पढ़ाओ ना, ताकि गर्व करें वे, दुख नहीं। लक्ष्मीबाई, अहल्या, सावित्रीबाई फूले के पाठ को पढ़ाने में तुम्हारा दिल दुखता तो होगा, क्यों नहीं बताते कि भारत का झंडा तुम्हारा भी उतना ही है। अपने देश पर, अपने होने पर गर्व करो, इसे बदलने की ताकत हासिल करो। पहले आधी आबादी सिर्फ मेट्रो में गुलाबी रंग के डिब्बे में ही क्यों है? हर ट्रेन में आधे डिब्बों की दावेदारी, राजनीति में आधी हिस्सेदारी और अपने स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी, ये सब पाठ पढ़ाने बाकी हैं। आधा अधूरा रैप नहीं, पूरा कवित्व गाना बाकी है। बहुत खूब, बहुत खूब। मैं भी इस चीज से बार बार वो कहता हूँ कि 8 बोगी की मेट्रो होती है तब भी एक ही बोगी, और 6 बोगी की होती है तब भी एक ही बोगी। ये कौन सा कानून है? हाँ, मैं भी कुछ कहना चाहता बिल्कुल बिल्कुल उस्मान, बिल्कुल। हूँ। नमस्कार मैम, आप सभी को नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। वाह वाह, क्या बात है उस्मान जी, सुनाइए। मैम मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं अभी कंफ्यूज हो रहा हूँ फिलहाल में, कि आपको सुनकर दुखी हो जाऊं या खुश हो जाऊं। दुखी इसलिए कि आपको छोड़ के जा चुके हैं, आप 2 साल में आपको ज्यादा कुछ नहीं सीख सके अभी देखते हुए, और खुश इसलिए कि आपको सुनने का मौका फिर से मिल रहा है। खुश हो जाओ। वाह वाह। दुखी होने के लिए थोड़े ना सुना रही हूँ, सोचने के लिए, सोचना चाहिए। देखिए ज्यादा कुछ नहीं सीख पाए आप 2 साल में। उस्मान जी, जहाँ राग होता है वहीं द्वेष भी होता है। जी सर। हाँ, तो वो बराबर जो है कि उसकी रसाकसी चलती रहती है। मैंने एक कविता लिखी थी रोटी, और बहुत पहले एक दोस्त ने कहीं किसी ब्लॉग पे कहीं पढ़ ली होगी, तो कुछ कविताएं कभी छापी गई थी, इनमें से श्रीकाल ने छापी थी और एक ब्लॉग ने भी छापी थी। तो उन्होंने पढ़ी होगी, तो घर आके उनकी पत्नी ने मुझे फोन किया कि आप अपनी रोटी वाली कविता मुझे भेजिए। तो मैंने कहा कि रोटी पे कोई कविता नहीं लिखी। नहीं लिखी है, उसमें वो पत्नी रोटी बनाने के लिए मना कर देती है, तो आज मुझे वही कविता पढ़नी है। तो रोटी पता नहीं उसने कहा शीर्षक तो यह है, मैं कभी शीर्षक रखती नहीं हूँ, पर ये सुनाने की कोशिश करती हूँ, शायद अच्छी लगे, ना भी लगे तो कम से कम शायद सोचे मेरे जैसे। एक औरत ने अपने घर में रोटी बनाने से मना कर दिया तो लोग हैरान हो गए। एक औरत ने अपने घर में रोटी बनाने से मना कर दिया, लोग हैरान हो गए।
होटल में रोटी बनाने वाला आदमी अपने घर में रोटी बनाने से मना कर देता है तो कोई हैरान नहीं होता। रोटी बनाने के लिए माँ बहन घर में है और पत्नी भी लाई गई है रोटियां बनाने की खातिर। अक्सर मैं सुनती हूँ कि लड़कों की शादी इसलिए करते थे कि कोई अकेला रहता है, रोटी बनाने की परेशानी है, शादी कर दो। तो अक्सर जी जी पत्नी लाई जाती है रोटियां बनाने की खातिर। औरत के मौजूद रहते आदमी का रोटियां बनाना शर्म है, और आदमी के होते औरत का रोटियां ना बनाना जुर्म है। सुबह से काम पर गई, वापस लौटी भूखी औरत लौट कर रोटी बनाते बनाते एक रोटी खुद खा लेती है दूसरों को देने से पहले। अन्नपूर्णा का ये अपराध उसकी जान जाने के कारण बना, तब कोई हैरान नहीं हुआ। एक औरत ने रोटी मांगने पर पति को पत्थर फेंक कर मार दिया। लहूलुहान पति जब अलग हो गया तो अपनी रोटी खुद बनाने लगा, तब कोई हैरान नहीं हुआ। एक औरत ने तंग आकर देवर और पति को रोटी में जहर दे दिया। दोनों उससे रोटियां बनवाते और उसे मारते हुए रात को इज्जत लूटते थे। लोग हैरान होकर अब भी उस औरत को हत्यारी कहते हैं। हैरान घबराए लोगों ने रोटी मेकर मशीन खरीदना शुरू कर दिया। शादी, पत्नी और रोटी का संबंध बदल चुका है। औरतें कर सकती हैं मना रोटी बनाने से, आदमियों ने सीख ली है रोटी बनाना। रोटियां अब पैकेट बंद डिब्बे में भी मिलती हैं। कक्षा 3 के लड़के लड़कियों को 10 दिनों तक 2 रोटी रोज बनाने का होमवर्क मिला है। 11वें दिन की 2 रोटियां स्कूल लेकर जानी है। स्कूल और बाजार नहीं चाहते रोटी को किसी की जान का गुनाहगार बनाना। औरत के लिए रोटी का मतलब है पूरे परिवार के लिए रोटी बनाना। पुरुष के लिए रोटी का मतलब है रोटी कमाना। ये मुहावरा अब बदल निकला है। औरतें भी रोटी कमा लेती हैं और पुरुष भी अब सेकता है रोटियां। रोटी बनाने वाली औरत अब गर्म तवे के सामने रोती नहीं, रोटी ही खुद को खाने में शामिल किए जाने को रोया करती है। लोग पिज्जा, बर्गर, मैगी, डोसा परोस देते हैं। रोटी मेकर अब एक मशीन है। रोटी के लिए नहीं चाहिए औरत या पुरुष। रोटी अब किसी पार्टी का चुनाव चिन्ह है और रोटी बनाना आज सबके पाठ्यक्रम में है। बहुत खूब, बहुत खूब। वाह वाह, बहुत अद्भुत। खूब। वाह, बहुत। कंचन जी, वैसे मैंने तो यहाँ तो पर वैसे किस किस को आती है? मुझे आती है वैसे रोटी बनानी। कंचन जी, मैंने वैसे तो मुझे शादी आती ही है। किया रोटी बनाने के लिए, आप कि मैं खुद रोटी बनाऊंगा। बहुत अच्छा किया। सर मैं खाना अच्छा मैं बना लेता हूँ, रोटी, मैं सब्जी, दाल, वैसे चावल और भी बहुत कुछ। मैं वैसे मुझे तीसरी भी आती है क्लास रोटी बनानी। कभी मैं कभी घर पे तीसरी बना लिया करता हूँ। मैं तीसरी क्लास में था तो मैं अपने दादा से कहता था, दादा मुझे ऐसी पत्नी चाहिए जो सुबह को खाना वो बनाए, शाम को मैं बनाऊं। हैं? वाह, क्या बात है सर। वाह मेरे दादा सर, मैं क्या भी से बताना कहते थे, चाहूंगा। कि अरे ये क्या बेवकूफ बात करता रहता है, मुझे पकाता रहता है। उसके बाद से फिर मैंने गोदान जब पढ़ी, तो गोदान पढ़ने के बहुत बाद जब लोग चर्चा करने लगे लिविंग रिलेशनशिप और फलाने से, तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि मैं क्यों वो सब बात करता था। तो सर, मैं उस भी एक समय बात की बोलना सोच। चाहूंगा। तो वैसे एक सच बताऊं सर, वैसे पहले उनको नल दमयंती की कथा से काफी को याद होगी कि नल खुद ही खाना बनाते थे, लेकिन आजकल वो सब काफी कम हो गया है। पर धीरे धीरे वो भी हो रहा है। पुरुष भी अब धीरे धीरे नल की तरह बनने लगे हैं, अपनी पत्नी के लिए खाना बनाने लगे हैं। तो मुझे तो रोटियां बनानी तो आती है मुझे। सिर्फ रोटी आती है ना? चलो अब तुमको भेजा जाएगा कहीं सीखने के लिए, तरकारी भी बनाना सीखो। तो मुझे हाँ, कब वैसे आता है घर में सर? ही सीखा हूँ, घर में ही सीख लेंगे धीरे धीरे। चलिए, हाँ आगे। एक और सुना देती हूँ, फिर आप लोग कोई सुनाइए, कुछ हाँ देर जरूर जरूर। विराम कर लूं। मलाला के उम्र की लड़कियां हमारे देश में जब मैं देखती हूँ तो मैं बहुत हैरान होती हूँ कि वो क्या उम्र उसकी जब उसने अपने माथे पे गोली खाई। और हमारी जो 16 साल की लड़कियां हैं वो अपना 16वां सावन ही मनाती रह जाती हैं। वो चेतना उन 16 साल की लड़कियों में बहुत मुश्किल से देख सकूं, ये आसानी से दिखता नहीं है मुझे। तो क्योंकि 16वां सावन, हमारे यहाँ गाने भी बहुत ऐसे हैं फिल्मी, 16वां हाँ साल उम्र का, जी और मतलब सुंदर सपने। और उस उम्र में कोई लड़की पढ़ने की खातिर गोली खाए तो क्या तो चेतना रही होगी उसके पीछे।
उसके कितने राजनीतिक सामाजिक कारण होंगे वो, तो मैंने कुछ उस वक्त ये कविता लिखी होगी। हमारी मासूम लड़कियां क्या जाने कौन मलाला। उसकी उम्र 17 साल है, वो दिखने में बहुत मासूम है, बालों को सजाने का तरीका और मुस्कुराने का हसीन अंदाज उसे खूब पता है। जब जी चाहे घर पर भरपूर नींद सोती है, वो खूब जी भरकर कार्टून भी देखती है, मैगी पकाना तो बखूबी आता है। किसी 16 वर्षीय मलाला के बारे में उसे किसने बताया दुनिया भर की लड़कियों के किसी अधिकार के बारे में? उसे कहाँ पता, उसे क्या क्या नहीं पता अपने बारे में। उसके भीतर क्यों उठे कोई आग कि उसके मरने से पहले बोलना है, भले ही उसने वजूद के बंकरों को आग बरसाते बम फटते देखे हों, कि उसके मरने से पहले बोलना है, भले ही उसकी आवाज कोई ना सुने। उसने जाना है बोलने वाली लड़कियां बुरी और बदनाम मानी जाती हैं, और ज्यादा जानने पर जान को भी खतरा है। वो नादान बनने की अदाएं जानती हैं। वो 16 साल की लड़कियां जिंदा रहने की खातिर नादान चेहरा लिए मासूम अदाओं के लिबास में लिपटी लड़की हमारी मलाला है क्या? जो पढ़ने के लिए लड़ती नहीं, जो मरने से पहले बोलने की जिद नहीं रखती, जो गोलियों से बहुत दूर गुड़िया और कार्टून के खेल और मैगी के स्वाद के लिए 16वें साल की भरपूर नींद सोती है। न जाने कितनी मासूमाएं हमेशा जीने की खातिर कभी नहीं बोलती और भरपूर सोई नींद में रहकर लजीज स्वाद और खूबसूरत अदाओं में जिंदा रहती है। हमारी मासूम लड़कियां क्या जाने कौन मलाला, कैसे बनती मलाला, जो बच्चों की खातिर लड़ती हो, जिसने 400 विद्यालयों में खाक जलते देखा हो, जिसने बढ़ने जाती लड़की का पढ़ाई करने का हक छीनते देखा हो, जो अपने भाइयों के खिलाफ बोलने का साहस रखती हो। मलाला और फूलन देवी में कोई फर्क है? कौन इनके बारे में बताना चाहेगा कि एक मलाला, एक फूलन देवी कौन अपने घर में रखना चाहेगा? बहुत क्या अद्भुत अद्भुत मैम, अद्भुत। तो ऐसे ही है। यूं तो बहुत है, लेकिन इतना काफी है आपकी। बहुत खूब। देखिए मानसी एकदम जो है कि चैट में इसने मोहब्बत की आपके प्रति बौछार कर दी है। अच्छा अच्छा, मैं देख रही हूँ अभी। थैंक यू। आपकी रचनाएं अद्भुत है मैम, और हम लोग बड़े कृतज्ञ हुए कि आज आपको सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। जी मैम, बहुत 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 धन्यवाद। ये मेरी कविताएं आपको वैसी तो नहीं मिलेंगी जैसी साहित्य में आप पढ़ते हैं या मंच पे आप सुनते हैं। ये मैं जैसे समझती हूँ, और अपने आसपास का जो माहौल है वो कोई अभिव्यक्ति है। पता नहीं इन्हें कोई कविता कहेगा भी कि नहीं, पर जो लीग से हटकर के अलग चलते हैं वही भीड़ में अलग पहचान बनाते हैं। तो आपकी रचनाएं अद्भुत हैं। थैंक यू थैंक यू। और मैम भविष्य में तो यही साहित्य के रूप में उभरेगा। कविता कहा जाता है। बिल्कुल, ऐसा देखिए साहित्य में आवश्यकता नहीं है कि भारी भारी शब्दों से ही साहित्य हो। मतलब हमारे आसपास ये जो लाइनें जब ऐसे बनती है, जब कविताएं बनती है, वही भविष्य में जाके साहित्य बन जाएगा। अभी आपने जो सुनाई, वो कहते हैं ना, कभी- कठिन लिखना सरल है लेकिन सरल लिखना बहुत कठिन है। तो आपने सरल भाषा में वो लिख डाला जो एक आम पुरुष की कल्पना से भी परे होता है। तो बड़े कृतज्ञ हुए कि आज आपको हमें सुनने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारी कविताएं जो है कि अंतिम जन की कविताएं हैं, हाँ और उसमें स्त्री से लेकर के और सब कुछ जिस तरह से इन्होंने बयां किया वो बहुत खूब। मंच पे तो वाह वाह करने के लिए बहुत लोग लिख देते हैं, सही बात है। लेकिन इस तरह की जो अभिव्यक्ति है वो बहुत कम लोग कर पाते हैं। इसका आपकी कविता का कैनवास बड़ा है। तो मानसी जी सर। क्या सुनाएंगी, आप कुछ सुनाना चाहेंगी? जी सर, बिल्कुल सुनाना चाहूंगी। हाँ सुनाइए सुनाइए। तो सर, जो मैं कविता सुनाना चाहती हूँ वो यादों पे है कि यादें हमारे जीवन में कितना महत्व रखती हैं। स्टार्ट करते हैं कि यादें पुरानी किताबों में बंद कुछ खूबसूरत सी बातें,
यादें दिल के लिफाफों में छुपी कुछ कीमती रातें, जब भी याद आती हैं आंखें नम ही कर जाती हैं। यादें हमारे बीते हुए कल की कुछ अनमोल कहानियां, कभी खुशियों के मेले में गुम, कभी गम के सागर में डूबी हमारी खुद की नादानियां, जब भी याद आती हैं आंखें नम ही कर जाती हैं। यादें कुछ अनसुलझे सवालों की सुलझी हुई पहेलियां, यादें हमारे दिल से जुड़ी वो ढेर सारी शैतानियां, जब भी याद आती हैं आंखें नम ही कर जाती हैं। यादें कभी हमारे बचपन से जुड़ा वो खूबसूरत सा सपना, और कभी हमारे दिल टूटने का वो अजीब सा दुखड़ा, जब भी याद आती हैं आंखें नम ही कर जाती हैं। पता नहीं कब हमारा आज इन यादों में तब्दील हो जाता है, दिल के कोने में छुपे उस संदूक में बंद हो जाता है, फिर हमारे आने वाले कल में वो एक खूबसूरत सी याद बनकर आता है। लेकिन कुछ भी कहो, यादें जब भी आती हैं आंखें नम ही कर जाती हैं। यादें जब भी आती हैं आंखें नम ही कर जाती हैं। सही बस बात है। इतना। वो कहते हैं ना क्या कि बात है मानसी, क्या बात है। हाँ, यादें बुरी हो, यादें अच्छी हो या बुरी हो, उनको जब भी याद करेंगे तो उनसे सिर्फ और सिर्फ दर्द ही होता है और कुछ नहीं। तो मैं इसी के साथ अपने अगले मित्र वैभव शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और कुछ विचार जी। प्रस्तुत करें। वैसे मैं इतने कविताएं कोई शायरी नहीं लिखता, पर एक ये कल या परसों लिखी मैंने छोटी सी, जो मैंने महसूस किया। मैम ने बात की थी लड़कियों के बारे में, तो मैंने लिखी कि लड़की होना पाप हुआ। किस तरह से वो मैं बताता हूँ। हालांकि ये कविता अधूरी है, पर मुझे लगा कि इस मंच पर सुनानी चाहिए। सड़कों पर 100 नजरों से बचना पड़ता है, एक लड़की को हर रोज लड़ना पड़ता है। तुम तो महज चले जाते हो घूर कर एक दफा, उसे तुम्हारी निगाहों का जहर निगलना पड़ता है। जानता हूं मेरे लिखने से कुछ नहीं होगा, मगर खबर को अखबार में लिखना तो पड़ता है। उसे पर हर रास्ते पर यही होगा, पर घर से बाहर निकलना है। वाह, अद्भुत। बहुत खूब वैभव, बहुत खूब। बहुत बहुत खूब, अच्छा बहुत। याद आ गया। हमेशा की तरह कम शब्दों में सब कुछ कह डालना तुम्हारी अद्भुत कला है। और मैं अपने आतिश, आतिश कहाँ गए हैं? वैसे अब मेरे मन में भी एक कविता आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए। वैसे इसका शीर्षक है, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये लोग। तो कविता कुछ ऐसी है, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये लोग, मां बहनों को ये छेड़ जाते हैं, लड़कियों को बुरी नजर से देख जाते हैं। और अगर उसको छेड़ने की कोशिश अगर बेकार हो जाए तो उसका चेहरा वो बिगाड़ जाते हैं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये लोग। सरेआम लोगों की अभी ये कुछ स्टार्टिंग वाली लाइन है, अभी उसके आगे की सोचनी पड़ेगी थोड़ी, इसी के ऊपर ही। वाह वाह। बाकी एक भाषा के ऊपर एक मैंने बनाई है, तो चाहूंगा मैं वो सुनाऊं। ये भाषा कितनी अद्भुत है, ये भाषा कितनी गजब है ये भाषा। हर किसी जगह की संस्कृति का आधार है ये भाषा। क्या होता सोचो अगर ना होती ये भाषा, मौन रह जाता सब कुछ, कोई नहीं बोल पाता अगर ना मिलती हमको भाषा। कितनी अद्भुत है ये भाषा, कितनी गजब है ये भाषा। वैसे अभी ये 21 फरवरी आ रही है, तो मैं इससे जोड़कर एक लिखता हूं कि जब भी ये 21 फरवरी की तारीख आती है, जब भी ये 21 फरवरी की तारीख आती है, मंडल और लोगों को भी सुनाने दो। जी जी जी। मैं विरूपाक्ष जी की तरफ बढ़ना चाहूंगा। विरूपाक्ष हाँ, जी। विरूपाक्ष और जामिया से भी कई लोग हैं छात्र, जी जामिया के छात्र कुछ सुनाना चाहें। जामिया से। जामिया से नहीं है, चलिए विरूपाक्ष। विरूपाक्ष जी सुनाइए।
हाँ तो सर मतलब आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ हाँ तो मतलब मैम ने तो इतनी अच्छी अच्छी कविताएं सुना दी, अब हम क्या सुनाएं, लेकिन फिर भी एक छोटी सी कोशिश है कि कविता कुछ यूं है कि कौन जिंदा है यहाँ, कौन जिंदा है यहाँ, बेफिक्र गगन में उड़ता हो, क्या ऐसा कोई परिंदा है यहाँ, आखिर कौन जिंदा है यहाँ। कोई भूख से है लड़ रहा, कोई भूख से है लड़ रहा, कोई गरीबी से ही परेशान है, सारे ही मौन जी रहे, पूरा विश्व बड़ा सुनसान है, तो कौन जिंदा है यहाँ। मुस्कुराहटें भी बिक रही, मुस्कुराहटें भी बिक रही, यहाँ तो हर बाजार में सारी दौलत लिए खड़े हैं सब, एक हंसी खरीदने को कतार। तो कौन जिंदा है आखिर इस शमशान से संसार, कौन जिंदा है यहाँ जो बेखौफ उन्मुक्त गगन में उड़ सके, क्या ऐसा कोई परिंदा है यहाँ। सब महलों की ओर हैं भागते, सब महलों की ओर हैं भागते, सुकून की तलाश में बिता देते हैं उम्र सारी, सिक्कों से गुल्लक भरने के प्रयास। खुशियां खरीद लेंगे, खुशियां खरीद लेंगे, ये सारे मूर्ख जी रहे इसी विश्वास में, लोभ लालच लालसा बसी है सबके हर श्वास। सत्य इस समाज से, सत्य इस समाज से तो कब का विलुप्त हो चुका, अमन भी इस समाज से बहुत ही क्षुब्ध हो चुका। विनाश के अंधकार में सब चैन से हैं सो रहे, जो वस्तु इनकी थी ही नहीं ये उसे खोने पे भी हैं रो रहे, मार कर अपनी आत्मा को सब मृतदेह को है ढो रहे। तो कौन जिंदा है यहाँ, बस एक वही फकीर जिंदा है यहाँ, बस एक वही फकीर जिंदा है वहां, जो खुद एक कौर खाने से पहले भूखों को हो खिला रहा। बस वही फकीर जिंदा है यहाँ, जो खुद एक कौर खाने से पहले भूखों को हो खिला रहा, जो दुख भले कितने सहे पर गीत खुशी के हो गा रहा, जो खुद झुलस कर अग्नि में विनाश की अग्नि को हो बुझा रहा। बस वही जिंदा है यहाँ, बस वही जिंदा है। वाह, बहुत अच्छा, सुंदर, बहुत सुंदर। अद्भुत रचना, अद्भुत रचना, बहुत बहुत खूब, सुंदर। बहुत सुंदर रचना। तो अब ज्यादा समय ना लेते हुए, अब इस चूंकि ये मोहब्बत का, प्रेम का सप्ताह है, तो मैं एक छोटी सी नज्म सुना करके इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाना चाहूंगा। तो मैं नज्म सुनाने की इजाजत चाहूंगा। जरूर जरूर। तो नज्म इस प्रकार है कि हर लफ्ज, हर गजल, हर शेर, हर लफ्ज, हर गजल, हर शेर झुके हैं सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं ये बताना चाहूंगा कि जब मैं लिखता हूँ या कुछ सुनाता हूँ तो थोड़ा सा लखनऊ अंदाज आ जाता है और मैं की जगह हम बोल देता हूँ, तो हम का तात्पर्य भी मैं से ही होता है। तो इस प्रकार है कि हर लफ्ज, हर गजल, हर शेर झुके हैं सिर्फ तुम्हारे लिए, सबसे बातें करना अलग है, हमारा इश्क सिर्फ तुम्हारे लिए। इसका अगला लाइन है कि हमारी ख्वाहिशें अधूरी हैं, हमारी ख्वाहिशें अधूरी हैं, पर दुआ करता सिर्फ तुम्हारे लिए, और शाम तो सब में बट जाती है, शाम तो सब में बट जाती है, हमारी हर सुबह सिर्फ तुम्हारे लिए। अगला शेर है कि बारिश सबके लिए होती है, बारिश सबके लिए होती है, हमारे आंसू सिर्फ तुम्हारे लिए, और कंधे पर तो हर कोई सिर रख लेता है, कंधे पर तो हर कोई सिर रख लेता है, हमारी ये बाहें सिर्फ तुम्हारे लिए। और इसके आखिरी दो शेर है, खास तवज्जो चाहूंगा कि सुनाता सबको हूं पर गजलें लिखता सिर्फ तुम्हारे लिए, सुनाता सबको हूं पर गजलें लिखता सिर्फ तुम्हारे लिए, और होंठ तो बेवफा होते हैं, सुनाता सबको हूं पर गजलें लिखता सिर्फ तुम्हारे लिए, और होंठ तो बेवफा होते हैं, हमारा माथा सिर्फ तुम्हारे लिए। और इसका आखिरी शेर है कि हमने तो सब कुछ लिख डाला है सिर्फ तुम्हारे लिए, हमने तो सब कुछ लिख डाला है सिर्फ तुम्हारे लिए, अब तुम बताओ तुमने क्या लिखा है सिर्फ हमारे लिए। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत बढ़िया भाई, धन्यवाद। वाह। चिराग जी आ सर, गए? जी सर, मैं काफी समय से हूँ सर। काफी समय से चिराग आ गए थे जी। आज हम लोगों का डिबेट कंपटीशन था सर, तो उसी से बहुत आने में। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब मैं बहुत खूब। अंकिता वखारिया जी से कहूंगा कि वो हमारे आज की शिक्षिका जी का धन्यवाद ज्ञापन या धन्यवाद अदा करें। जरूर सर। मैं अंकिता
हमारे गांधी जी की पाठशाला की आज की शिक्षिका डॉक्टर कंचन भारद्वाज जी को धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने अपने ज्ञान और कविता से इस मंच पर 4 चांद लगा दिए और मन को मोह लिया। और हमें आशा है कि आगे भी आप हमारी गांधी जी की पाठशाला में आती रहेंगी और आज से आप गांधी जी की पाठशाला परिवार का एक अहम हिस्सा हैं। इसके बाद मैं कार्यक्रम के समस्त आयोजकों को धन्यवाद देती हूँ, जिनके प्रयास से यह कार्यक्रम सफल हो पाया है। और अंत में मैं सबसे मुख्य व्यक्ति हमारे कार्यक्रम के संरक्षक डॉक्टर सुभाष गौतम जी का भी धन्यवाद करती हूँ, जिनके लगातार मार्गदर्शन से हमारा कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हो पाता है। बहुत सुंदर। बहुत बहुत कंचन धन्यवाद। जी आपका बहुत बहुत आभार हैं। और आगे भी आप आएंगी इसी उम्मीद के साथ, हमारी बच्चों की शिक्षिका बनने के लिए तैयार रहेंगी गांधी जी की पाठशाला में। नहीं, बहुत अच्छे संवेदनशील युवा पीढ़ी है, तो जरूर जरूर।